Good morning, students. We are going to start our chapter number 2, Nationalism in India. The summary will be divided into two parts. Mahatma Gandhi and the idea of Satyagraha. Mahatma Gandhi returned to India in 1915 from South Africa. Gandhiji's novel methods of mass allegations is known as Satyagraha. Satyagraha emphasized truth. जब गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए तो उनका विचार था कि बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया जाना चाहिए काफ़ी सारे लोगों को साथ मिलाकर, जिसे उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए लड़ाई, जो कि बिना किसी वैसी लड़ाई की लड़ी जाती है जिसमें गोलियां नहीं चलेंगी, जिसमें मार पिटाई नहीं होगी। इस तरह की केवल एक खामोश आंदोलन, लोगों की भीड़ इकट्ठी करने के बाद केवल उनकी बातें ना मानकर। इसके लिए उनका मानना था कि फिज़िकल फोर्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, शारीरिक कष्ट देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है, किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं होती है। असत्याग्रही कैन विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। बिना किसी लड़ाई झगड़े के एक सत्याग्रही इस लड़ाई को जीत सकता है। People, including oppressor, had to be persuaded to see the truth. Truth was bound to ultimate triumph. क्योंकि सत्य एक अंत में एक जीत से जुड़ा हुआ है। हमेशा कहा जाता है कि जीत अंत में सत्य की ही होती है। तो उनका मानना ये था कि एक सत्याग्रही को किसी से दबने की ज़रूरत नहीं होती है। जो सत्य के लिए लड़ रहा है उसे किसी से दबने की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में जो ये शुरुआत हुई, ये हुई चंपारण में 1916 से, जहाँ के प्लांटेशन वर्कर्स जो थे उन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया था। जो प्लांटेशन सिस्टम था वहाँ का, उसके खिलाफ 1917 में सत्याग्रह खेड़ा में शुरू हुआ, 1916 में चंपारण में और 1917 में खेड़ा में सत्याग्रह शुरू हुआ। ये किसानों के द्वारा शुरू किया गया। 1918 में सत्याग्रह अहमदाबाद में शुरू हुआ, जो कि कॉटन मिल वर्कर्स थे, जो कॉटन फैक्ट्री में काम करते थे, उन लोगों के द्वारा शुरू किया गया। हिंद स्वराज। हिंद स्वराज एक पुस्तक का नाम है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी, जिसपे कि असहयोग की भावना पर बल दिया गया था कि हम जो ब्रिटिश राज है उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन भी उन्हीं के द्वारा चलाया गया था। ये तभी की बात है। न्यू इकोनॉमिक सिचुएशंस क्रिएटेड इन इंडिया बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके अनुसार भारत में जो आर्थिक बदलाव आए वो क्या क्या थे। मैनचेस्टर इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइंड ऑन ब्रिटिश मिल्स वर बिजी विद वार प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ आर्मी, पेविंग द वेज फॉर द इंडियन मिल्स टू सप्लाई फॉर द ह्यूज होम मार्केट। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटिश जो कपड़ा बनाने वाले उद्योग थे, वो लोग जो वहाँ सेना गई हुई थी उनके लिए वस्त्र बनाने में बिजी थे, जिसने भारतीय लोगों को एक मौका दिया, भारतीय मिलों को एक मौका दिया कि जो होम नीड है वहाँ से, क्योंकि कपड़ा आना बंद हो गया था, तो जो हमारे देश के लोगों की नीड है वो पूरी करने का मौका उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोबारा से मिला था। एज द वार प्रोलोंग, जैसे जैसे वार लंबी चलती गई, इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई वार नीड्स। तो भारतीय कंपनियों को जो वार नीड्स है, यानी कि युद्ध के समय जो चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके लिए भी भारतीय कंपनियों को कहा गया कि वो सामान तैयार करें। रिजल्ट न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप, जिसकी वजह से क्या हुआ कि नई कंपनियां भारत में स्थापित हुई, नए लोगों के द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा नए वर्करों को रखा गया वहाँ पर, वो भी भारतीय थे, और इससे लोगों को रोज़गार भी मिला और देश आगे भी बढ़ा। कॉटन जो प्रोडक्शन था वो गिर गया था, जो एक्सपोर्ट था कॉटन क्लॉथ का वो गिर गया था, क्योंकि जो ब्रिटेन युद्ध में शामिल था, तो जो भारत से वो कॉटन लेके जाता था या भारत का जो अच्छा कॉटन वो खरीद लेता था, उसको बहुत नाटकीय रूप से वो नीचे की तरफ आने लगा, क्योंकि उसका ध्यान केवल और केवल उस समय पर युद्ध की तरफ था। वो किसी भी तरह से उसको मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहा था। यूएसए, जर्मनी और जापान के मुकाबले ब्रिटेन इस चीज़ में बहुत पीछे रह गया था। हैंस विद इन कॉलोनीज लाइक इंडिया, लेकिन फिर भी भारत जैसी कॉलोनी जो थी उनकी, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रेजुअली कंसोलिडेट देयर पोजीशन कैप्चरिंग एट होम मार्केट। लेकिन भारतीय मार्केट में जो भारत कॉलोनी था उनका, उसमें जो यहाँ के लोकल लोग थे उनको एक और मौका मिला था अपने आप को अपने देश में साबित करने का। द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919।
It was the British government enormous power to repress political activities and allow detentions of political prisoners without trial for 2 years. रॉलेट एक्ट में क्या था, जो कि 1919 का रॉलेट एक्ट था, उसमें क्या था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर होते थे, राजनीतिक जो बंदी होते थे, उनको 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के जेल के अंदर रख सकते थे। जलियांवाला बाग इंसिडेंट, इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि जलियांवाला बाग में जब वो लोग उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, तो उस समय पर जनरल डायर ने गेट बंद करवा के उनके ऊपर गोलियां चलवाई थी। उसका नतीजा क्या हुआ था कि उसके बदले में लोगों ने उनकी जो सरकारी बिल्डिंग्स थी उनको नुकसान पहुंचाया था, पुलिस स्टेशंस को नुकसान पहुंचाया था, जो दुकानें थी उनको नुकसान पहुंचाया था। तो इसका जो ड्रॉबैक आया था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत बुरा आया था, क्योंकि वहाँ के लोग उनके पूरी तरह से अगेंस्ट हो गए थे। नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम, असहयोग आंदोलन, वॉज अडॉप्टेड एट नागपुर इन दिसंबर 1920। इसको 1920 में नागपुर में स्वीकार किया गया कि अब हम इनका किसी भी तरह से सहयोग नहीं करेंगे। इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इस असहयोग आंदोलन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड एंड फॉरेन क्लोथ्स वाज बर्न। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स halved between 1921 to 1922. Its value dropped from 102 crore to rupees 57 crore. Many merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trades. जो फॉरेन गुड्स थे उनको बॉयकॉट किया गया, यानी कि भारतीय जो बाहर का सामान आता था, भारतीय लोगों ने उसको बॉयकॉट कर दिया, उनको ख़रीदना मना कर दिया। जो उनके कपड़े थे, सामान था, उन सभी चीज़ों को खरीदने से इनकार कर दिया। जो भारतीय लोग पहले बाहर के देशों में पैसा लगा रहे थे, ब्रिटेन में पैसा लगा रहे थे, उन लोगों ने भी अपने हाथ इस व्यापार से खींच लिए। अब वो भी केवल देश के लिए कार्य करना चाहते थे। जो विदेशी व्यापार का कपड़ा जो होता था, जो विदेश से आता था, उसकी जो खपत थी देश में, वो लगभग 102 करोड़ रुपए थी, जो कि बिल्कुल आधे उस पर आ गई थी 57 करोड़ पर इस बॉयकॉट के बाद। तो इससे क्या हुआ था, जो भारतीय टेक्स्ट मिल थी उनको मौका मिला था आगे बढ़ के आने का, क्योंकि लोग खादी की तरफ अपने उत्साह से आगे की तरफ बढ़े थे कि वो भारतीय बना हुआ वस्त्र पहनेंगे और भारतीय सामान ही लेंगे। तो इससे भारतीय लोगों को एक और मौका मिला था आगे आने का। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्रों में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन अवध द पीजेंट्स मूवमेंट लीड बाय बाबा रामचंद्र वाज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड extremely high rents and a variety of other seizures from the peasants. जो ये आंदोलन था गांव में, ये अवध में बाबा रामचंद्र के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि तालुकदार थे, जो लोग खेती के लिए पैसा देते थे, उन लोगों के खिलाफ शुरू किया गया था, क्योंकि वो लोग उनके ऊपर कर्जा ज़्यादा चढ़ा देते थे, जो कि वो कभी उतार नहीं पाते थे। उसके बदले में वो क्या करते थे, वो किसानों को बेगार में रख लेते थे, यानी कि उसके बदले में उन्हें कोई पैसा नहीं देते थे, कोई सामान नहीं देते थे, लेकिन उनसे काम कराते रहते थे, और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उसमें शामिल हो जाती थी कि वो कर्जा होता था उनका, वो ख़त्म ही नहीं होता था। तो इसी तरह से उन्होंने ये कहा था कि बेकार और जो लैंडलॉर्ड्स का ऑप्रेसिव नेचर है वो बंद होना चाहिए। In the Gudum Hills of Andhra Pradesh, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s against the closure of forest area by the colonial government. जो गुडुम हिल्स थी आंध्र प्रदेश की, वहाँ पर जो गोरिल्ला लोग थे उन लोगों ने भी युद्ध शुरू कर दिया था ब्रिटिश लोगों के साथ, क्योंकि जो नया जंगल का कानून आया था, जो कि हमने 9th में पढ़ा था, कि उसमें उन लोगों को मना कर दिया गया था जंगल के अंदर जाने के लिए। अपनी जो रिज़र्व एरिया था उसमें वो लोग नहीं जा सकते थे। तो उन लोगों को लगने लगा कि ये हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं, जो हमें जंगल ने दिए हैं, उनके ऊपर सीधा सीधा हमला है। तो इसके अगेंस्ट वो लोग सामने आए थे। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, ये शुरू हुआ फिर प्लांटेशन वर्कर्स जो थे आसाम में, उन लोगों के लिए, क्योंकि उनके लिए आज़ादी बहुत मुश्किल थी। अगर वो एक बार वहाँ पहुँच गए तो उनके लिए वहाँ से छुट्टी लेके निकल पाना बहुत मुश्किल होता था। उन लोगों को छुट्टी मिलती ही नहीं थी। तो जैसे ही उन लोगों को इस चीज़ की खबर मिली कि ब्रिटिश लोगों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया गया है, तो वो लोग खुद भी इसके लिए सामने आए। वो वहाँ से निकले और उन्होंने किसी भी तरह से इस कार्य में सहयोग करने से मना कर दिया। स्लोइंग डाउन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सिटीज़, शहरों में
ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था, ये धीरे धीरे नीचे आया। कैसे? खादी क्लोथ्स वर मोर एक्सपेंसिव दैट मीन्स क्लोथ्स एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। जो खादी कपड़ा था वो काफ़ी महंगा होता था, जिसे गरीब लोग नहीं खरीद पाते थे, और कोई भी जो अमीर लोग भी थे वो भी एक लिमिट तक ही इसको खरीदते थे। तो इस वजह से ये धीरे धीरे नीचे आने लगा। जल्दी ही जो मिल का कपड़ा होता था वो सस्ता होता था, तो इसलिए उन्होंने खादी उद्योग को बहुत ज़्यादा महत्व देना बंद कर दिया। अटेंशंस इंडियन इंस्टीट्यूट्स वर नॉट देयर विच कुड बी यूज टू प्लेस टू द ब्रिटिश वंस। ऐसी कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं थे उस समय पर जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूट के खिलाफ खड़े हो सके, यानी कि उनके जैसी, उनके टक्कर की नॉलेज दे सके, उनके जैसा ज्ञान दे सकें, या उनके जैसी नई नई चीज़ें सिखा सकें। तो ये भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, भारतीय इंस्टीट्यूशन के खिलाफ ये बात भी गई। जो स्टूडेंट्स थे या टीचर्स थे, उन्होंने धीरे धीरे फिर वापस से जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स थे उनमें जाना शुरू कर दिया। ये हमारी फर्स्ट पार्ट समरी थी। सेकंड पार्ट समरी विल बी अपलोडेड ऑन नेक्स्ट टर्म। थैंक यू।